हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर महीने में 2025 शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में मेरा क्लास से हम जुड़कर आपके लिए एक नई रणनीति और एक नया जो मार्ग है वो प्रशस्त कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि जो एमपी टेट वर्ग एक की पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इन इस परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मेरा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको मिलेगी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और भी जो आपका स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज ईटीसी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरा क्लासेस को ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका, अगर एमपी टेट वर्ग एक का आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी वर्ण और स्वर व्यंजन संयुक्ताक्षर और अनुस्वार अनुनासिक वर्णमाला मानक लिपि उच्चारण वर्तनी शब्द। तो इसमें से हमने कंप्लीट कर लिया था हिंदी की ध्वनि व्यवस्था, मानक हिंदी वर्ण, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। वर्ण स्वर व्यंजन संयुक्ताक्षर अनुस्वार अनुनासिक वर्णमाला हमने कंप्लीट कर ली थी। मानक लिपि कर लिया था। उच्चारण वर्तनी कंप्लीट कर लिया था। शब्द देख लिए थे। व्याकरण संबंध अशुद्धियां उनका संशोधन देख लिया था। एक बार वर्तनी हम फिर से करेंगे। फिर हमने शब्द भंडार में तत्सम तद्भव देशज व विदेशी शब्द देखे थे। शब्द रचना के अंतर्गत हमने संधि समास देख लिया था। आज हमारा बचा था उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय, जिसको कृदंत तद्धित इस नाम से भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे कैसे ये शब्द आएंगे। तो भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनके अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं। वर्ण मतलब कोई एक सिंगल अक्षर, जैसे कि ख, जैसे कि अ, जैसे कि बड़ा आ, ये मूल। या तो वर्ण समूह जैसे कि अनु, जैसे कि उप, है ना। तो ये क्या हो गए, वर्ण या वर्ण समूह जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी कि आप इसका विभाजन नहीं कर सकते हो अर्थ की दृष्टि से। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द के पहले जुड़कर अगर रूप के पहले अगर जुड़ जाता है तो वो कहलाता है अनुरूप। तो पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, जैसे मैंने बताया ये कहलाया अनुरूप। चूंकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जैसे अनु का अगर आप स्वतंत्र शब्द का प्रयोग देखें तो नहीं होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया शब्द शब्द, जैसे शब्द वाक्य लिखा मैंने, वाक्य के अनुसार आपको यहाँ समझाया। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, वो शब्द या शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं यानी शब्द के अंश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। अगर एक रूप है, ठीक है, और उसके आगे अगर अनु लग गया तो अनुरूप हो गया, तो इसका अर्थ अलग होगा। लेकिन जब अनु उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, उपधन सर्ग इन दो शब्दों से मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। सर्ग आपने देखे होंगे, अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपने देखे होगी सर्गबद्ध रचना, ठीक है, सर्गबद्ध रचना। या कमायनी में कितने सर्ग हैं, ठीक है, 15 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं, ये वो वाले सर्ग है। तो सर्ग का मतलब क्या होता है, निर्माण करना या जोड़ना। तो उप मतलब क्या हो गया, हमने उप मतलब क्या होता है कि समीप, ठीक है। उप मतलब एक अर्थ होता है, हर इच्छा, ये जो शब्द है इनके अर्थ भी होते हैं, ठीक है। तो सर्ग का मतलब क्या हो गया, सर्ग का मतलब हो गया जोड़ना या निर्माण करना। और एक और उदाहरण यहाँ पर लिया हुआ है उपधन हार, उपहार, ठीक है।
उपसर्ग के भेद देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत से लिए गए उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ते हैं तो संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं तत्सम शब्दों के साथ, तद्भव शब्दों के साथ नहीं। तत्सम और तद्भव मैंने बता दिया है। तत्सम जो मूल रूप से संस्कृत से निकले हुए हैं, और तद्भव वही शब्द जिनका संस्कृत से आते आते कुछ कुछ शब्दों का क्या हो चुका है, जो परिवर्तन हो चुका है, वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। ये हमारे मूल रूप से संस्कृत से लिए गए ही शब्द हैं जो हमने हिंदी भाषा में उनको ग्रहण किया है। तो संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम के शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु और अप। और भी हैं इसमें, और भी हम देखेंगे। पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, उसके आगे हम देखेंगे। जैसे ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो इनमें से कौन सा उपसर्ग हिंदी से लिया गया है, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत से लिया गया है। ऐसे आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरा क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए और मेरा क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए।